अरे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने शरीर में गति अध्याय से कंकाल के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी विषय में आगे बढ़ते हुए आगे की जानकारी लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उपास्थि के बारे में। उपास्थि क्या है? कंकाल में कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, इन्हें उपास्थि कहते हैं। जैसे कि आप कान में अगर आप हड्डी को देखें तो जो कान की हड्डी है इसको अगर आप मोड़ने की कोशिश करें तो ये मुड़ जाती है, तो ये अस्थि नहीं है, ये उपास्थि है। इसी प्रकार की उपास्थि हमारे नाक में पाई जाती है। आप नाक की हड्डी को अगर मोड़ने का प्रयास करें तो ये आसानी से मुड़ जाएगी। इसी प्रकार से गले में जो अस्थि पाई जाती है वह भी उपास्थि है। तो अस्थि नहीं है ये। कंकाल में अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं है और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, इन्हें उपास्थि कहते हैं। कान, नाक, गले और सभी संधियों में उपास्थि होती है। तो संधियां जो है, संधियों के बीच में भी यहाँ उपास्थि होती है जो जोड़ों को आपस में टकराने नहीं देती और चिकनाहट बनाए रखती है इनके बीच में। तो ये है उपास्थि। तो हमने देखा कान की जो हम उपास्थि इसको मोड़ सकते हैं, नाक की उपास्थि को मोड़ सकते हैं। ये सब जो है उपास्थियां हैं, अस्थि नहीं है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण है, जब हम गति में पढ़ रहे हैं, हम गति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें जानना होगा कि मांसपेशियां के बिना अस्थियां गति नहीं कर सकती। तो आइए इनके बारे में जरा जानने की कोशिश करते हैं। पेशी या मांसपेशी? पेशी एक संकुचनशील ऊतक होता है। पेशियां कंकाल तंत्र के साथ मिलकर सभी प्रकार की गतियों के लिए उत्तरदायी होती हैं। विभिन्न अंतरंगों, आंतरिक अंगों के निर्माण और उनके संकुचन और प्रसार में मांसपेशियां अपना योगदान देती हैं। मांसपेशियों का संकुचन शक्ति शरीर के लिए सभी अंगों के कार्यों में सहायक होती है और शरीर में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो अब देखिएगा, अगर हम अपने शरीर की त्वचा उतार दें तो हम कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। ये मांसपेशियों से बना हुआ शरीर है और ये जो मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशियां हमारी अस्थियों की गति में सहायक हैं। मांसपेशियां अस्थियों में कैसे गति करती हैं, ये हम अगले आइए देखते हैं इसके बारे में कैसे गति होती है। तो यहां आप अस्थियों की गति को देख रहे हैं। हमारी बाजू कैसे गति करती है, जब इसको समझिए तो आपको चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो दो पेशियां चाहिए, एक जो उसे खींचकर आगे की ओर गति करेगी और दूसरी उसे विपरीत दिशा में लाएगी। तो किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो उस अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। जैसे कि जब ऊपर की पेशी खींचकर छोटी हो रही है तो आप क्या देख रहे हैं कि ये अस्थि जो है ये खींचकर ऊपर की ओर जा रही है, जबकि जब दूसरी पेशी, ये नीचे वाली पेशी जो है, ये तब शिथिल हो जाती है। और जैसे खींचने लगती है तो ऊपर वाली पेशी ढीली होने लगती है और तब बाजू सीधी होने लगती है। तो युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है और अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व अवस्था में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। तो पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी अस्थि को काम कराने के दो पेशियां हैं। जैसे हम बाजू की अस्थि को काम कराने के लिए देख रहे हैं, दो पेशियां हैं। एक पेशी है ऊपर की ओर जो इसे खींचती है और जब ये ऊपर पहुंच जाती है तो उसे वापस लाने के लिए दूसरी अस्थि जो शिथिल हो गई थी वो खींचने लगती है। जैसे देखो खींचने लगेगी अब तो ये बाजू नीचे की ओर आ रही है। तो इस प्रकार से गति करती है। तो ये हमने पढ़ा अस्थियों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जंतुओं में कैसे गति होती है, जंतुओं की चाल कैसी होती है। तो इसके लिए हम केंचुआ कैसे चाल चलता है इसके बारे में जरा देख लेते हैं। केंचुए का शरीर को दूसरे से एक सिरे से दूसरे सिरे तक सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। आप यहाँ चित्र देखिए, चित्र में आप देखेंगे कि केंचुआ छल्लों से बना हुआ है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रखता है। तो अब देखिए, पिछले भाग को भूमि में जकड़े रखता है और अगले हिस्से को बिल्कुल फैलाकर आगे ले जाता है, अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग को भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। तो आगे भाग को देखो पहले फैलाएगा, अब पकड़ लेगा और फिर पिछले हिस्से को आगे ले आएगा। तो इस तरह से इसके पश्चात वह शरीर को संकुचित करता है और फिर पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है।
इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार पुनरावृत्ति करके मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। तो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, चित्र में बिल्कुल इसी प्रकार से गति कर रहा है। पहले अपने अगले भाग को खींचता है, अगले भाग को खींचने के बाद फिर आप देखते हैं पिछले भाग को खींचकर आगे ले आता है और यह गति कर लेता है। तो इसकी गति करने का तरीका यही है, बिल्कुल और कोई तरीका नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको केंचुए की गति बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं अब अन्य जंतुओं के बारे में। तो घोंगा कैसे गति करता है? घोंगे के शरीर पर एक छोटा पेशीय पाद होता है जिससे यह गमन करता है। यहाँ गमन है, गमन करता है। घोंगे के पैरों की पेशियां बहुत मजबूत होती है। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये पैर है इसका, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये पैर है। जब घोंगा अपने आप को शरीर को समेटता है तो इसका पैर इस ढक्कन को बंद कर देता है और इसी पैर की सहायता से, मांसपेशियों की सहायता से, पेशियों का पैर है, इन पेशियों की गति द्वारा ही घोंगा गति करता है। ये जो इसका कवच है, इस कवच का इसी गति में कोई योगदान नहीं है। ये कवच को बस उठाई चलता रहता है। ये कवच इसका सुरक्षा कवच है। जब इसे खतरा होता है तो ये खुद को, शरीर को समेट कर इस कवच के अंदर घुस जाता है और अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। इसके अलावा इस कवच का और कोई खास योगदान इसके लिए नहीं है। गति में तो इसका योगदान बिल्कुल नहीं है। तो ये है घोंगा कैसे गति करता है। घोंगा आप जानते हैं बहुत धीमा चलता है। तो यह कैसे चलता है? एक छोटा सा पेशीय पाद होता है, ये पेशीय पैर है इसका। इस पेशीय पैर की सहायता से गति करता है। तो कॉकरोच या तेलचट्टा जिसे हम कहते हैं, वो कैसे गति करता है? तो कॉकरोच के शरीर में 3 जोड़ी पैर होते हैं। देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 जोड़ी पैर हैं कॉकरोच के शरीर में और इनकी मदद से यह चलता और दौड़ता है। इसके शरीर में 2 जोड़ी पंख भी हैं, ऊपर पंख हैं इसके, जिसकी मदद से यह उड़ सकता है। पैरों की गति के लिए बड़ी और शक्तिशाली पेशियां हैं। तो इसके शरीर में पेशियां हैं जो पैरों को गति करने में सहायता करती हैं। तो इन्हीं की सहायता से तेलचट्टा अपने टांगों, 3 पैर जो आपके 3 जोड़ी और साथ साथ मांसपेशियों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है और पंख भी हैं, आवश्यकता पड़ने पर यह उड़ सकता है। पक्षी, तो पक्षी कैसे गति करते हैं? तो पक्षियों में आपने देखा होगा 2 विशेष बातें हैं। एक तो इनके जो अगले वाले पैर हैं, अगले वाले जो हाथ हैं इनके, वो क्या बन गए? अग्रपाद इनके पंख के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो पक्षी हवा में उड़ते हैं और भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे पक्षी जल में तैर भी लेते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी जो अस्थियां हैं, उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि छोटे छोटे वायु के खाने होते हैं। उनकी अस्थियों में हवा भरी होती है, सरल भाषा में हम कहें तो। इससे उनकी अस्थियां हल्की हो गई हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। तो पश्चपाद यानी कि पिछले पैर की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। आप देखिएगा पिछले पैर से ये चलते और बैठते हैं, चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बन गई हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। ये जो कंधे की अस्थियां, पंख के बिल्कुल पास वाली ये जो अस्थि हैं कंधे की, ये बहुत मजबूत होती हैं। और वक्ष की अस्थियां उड़ने में, पेशियों को जकड़े रखने में विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। तो पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं। तो क्या है? पंख और मांसपेशियां, इन 2 की सहायता से पक्षी उड़ पाता है। साथ ही उसकी अस्थियां हल्की हो गई हैं, जो उड़ने में उसे बहुत भारी नहीं बनाती, उड़ना आसान कर देती हैं। तो मजबूत भी हैं और हल्की भी हैं। और यह जब उड़ने लगता है पक्षी तो अपनी टांगों को मोड़ लेता है और शरीर को धारा रेखीय बनाता है ताकि उड़ने में आसानी हो जाए और हवा के साथ इसका घर्षण कम हो जाए। तो यह था पक्षियों में कैसे गति करते हैं। अब अगर हम मछलियों की बात करें तो आप देख रहे हैं कि मछली कैसे गति करती है। मछलियों में तैरने के लिए खास रूप से, खास तौर पर पंख और पूंछ होते हैं। तो आप देखिएगा उसमें एक पंख है, दोनों साइड आप पंख देख रहे हैं, मीन पंख, और साथ में पूंछ है। तो मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। मछली अपने शरीर को एक ओर मोड़ती है और पंख को दूसरी ओर, पूंछ को दूसरी ओर मोड़ती है। इसके बाद मछली अपने शरीर को दूसरी ओर मोड़ती है। इसके विपरीत पूंछ विपरीत दूसरी दिशा मुड़ जाती है। इस कारण आगे की ओर धक्का लगता है। तो मछली को आप ध्यान से देखेंगे तो मछली अपने पूंछ को एक ओर मोड़ती है और बाकी शरीर को दूसरी ओर, फिर लगातार इसी तरह करती रहती है। इससे आगे को धक्का लगता है जिससे मछली आगे बढ़ जाती है और पूंछ दिशा बदलने में भी मदद करती है। तो ये है मछली की गति। मछली कैसे गति करती है आपने सीखा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं सांप कैसे गति करता है। सांप का मेरुदंड लंबा होता है, रीढ़ की हड्डी बहुत लंबी होती है
और शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं। शरीर में बहुत कमजोर लेकिन असंख्य पेशियां होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं और ये मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, तो आप देखिएगा वो छल्ले बनाते हुए चलता है। इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेजी से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चल सकता। तो ये धक्का मारते हुए अपना शरीर से धक्का मारता है। इसीलिए आप देखेंगे तो सांप जो है, चित्र में आप देख रहे हैं कि सांप छल्ले बनाता हुआ चलता है। यह सीधे तौर पर गति नहीं कर सकता, तेजी से चलता है लेकिन सीधा गति नहीं कर सकता, क्योंकि ये मांसपेशियों से जो छल्ले बनते हैं, इन्हीं छल्लों से धक्का लगता है। ये मछली की गति के जैसा ही है, बहुत काफी कुछ उससे मिलता है, लेकिन सांप के पंख नहीं है, पूंछ नहीं है अलग से जो उसे गति करने में या दिशा मोड़ने में सहायता करता हो। तो सांप की मांसपेशियां और उसका चलने का तरीका जो है, छल्ले बनाकर वलय बनाकर चलना, ये दो चीजों से विशेष रूप से गति करने में सहायता करती है। तो ये था हमारा लेसन शरीर में गति। यहां खत्म होता है लेसन। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से अभ्यास कर लें। धन्यवाद।